नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राजवीर स्टोरी में। आज की जो हमारी कहानी है, उस कहानी का नाम है मुर्दा घर। मुर्दा घर सुनकर दिमाग में क्या आता है? अस्पताल की गहराई में छिपी एक मौत की ठंडी कोठरी। मेरे दिमाग में तो यही आता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर अंधेरा और भय दोनों एक साथ वास करते हैं। एक बेहद ही शांत और फिर भी अशांत जगह, जहाँ की गहरी शांति भी आपको अशांत कर देती है, जहाँ पर बहुत सारी अतिरिक्त आत्माओं का वास होता है, जहाँ हर वक्त एक अजीब सी गंध आती है, जहाँ जाने पर मन में एक तरह की उदासी छा जाती है। दोस्तों, आज की कहानी ऐसी ही एक घटना के बारे में है। मुझे जिन्होंने ये कहानी भेजी है, वो एक पुलिस के कर्मचारी हैं। तो चलिए आगे की कहानी हम सुनते हैं मोहित जी की जुबानी। काफ़ी साल पहले मैं एक पुलिस थाने से बतौर हवलदार रिटायर हुआ हूँ। उस दौरान एक दिन हम दो पुलिस वाले कुछ चोरों का पीछा कर रहे थे। हमने उन्हें पकड़ भी लिया था। पकड़ा कहाँ, वो खुद ब खुद पकड़े गए थे। वो जब हमारे हाथ लगे तब वो दोनों अधमरी हालत में थे। हमने उन्हें उठाकर अस्पताल में भर्ती किया। कुछ दिनों बाद जब उनका दिमाग ठिकाने पर आया तो हमने उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया। जहाँ तक मैं उन्हें जानता था, दोनों शठे बदमाश थे। लेकिन जब वो दोनों लॉकअप में थे, वो हमेशा डरे डरे और शांत रहते थे। कभी लाइट बंद करो तो वो दोनों चिल्लाने लगते थे। उन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता था। तो फिर एक बार जब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, तो जो आप बीती उन्होंने मुझे सुनाई थी, वो मैं आपको इस कहानी के जरिए सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में जो घटना घटी थी, वो घटना सोहनलाल और कालू के साथ घटी थी। उस रात उन दोनों ने चोरी नहीं की थी, पर पुलिस उन्हें पिछले मुकदमों के लिए ढूंढ रही थी और जब उन्हें उनकी खबर मिली तो पुलिस उन्हें पकड़ने उनके पीछे चली गई। सोहनलाल और कालू दोनों पुलिस से बचकर भाग रहे थे। खेतों से, जंगलों से और झाड़ियों से छुपते छुपाते जहां रास्ता मिले वहां बस वो भागे चले जा रहे थे। भागते भागते दोनों एक खंडर जैसी जगह पर पहुंच गए। वो कोई पुरानी बंद पड़ी इमारत थी शायद। वो दोनों भी भाग भाग कर बहुत थक चुके थे, इसलिए वो दोनों कंपाउंड से छलांग लगाकर अंदर जाके छिप गए। दोनों कहाँ और किस जगह छिपे थे, दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था। उस रात अंधेरा बहुत ज़्यादा था, बारिश का मौसम था और आसमान बादलों से घिरा पड़ा था। लेकिन उस वक्त बारिश की बस हल्की सी छींटें गिर रही थी। कुछ वक्त तक वो दोनों किसी दीवार के पीछे छिपे रहे, पर उन दोनों ने जब वहां पर पुलिस की गाड़ी को गुजरते हुए देखा तो छिपने के लिए वो दोनों उस इमारत के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद दोनों किसी जगह एक कमरे के अंदर छिपे रहे और काफी देर तक वो वहीं पर बैठे रहे। दोनों की सांस बहुत तेज चल रही थी, हाथ पैर बहुत दर्द करने लगे थे, शरीर पसीने से भीग चुका था और दौड़ने के कारण दोनों की हालत खराब थी। तब सोहन ने कालू से पूछा कि कालू, ये कौन सी जगह है? कालू ने तेजी से सांसें लेते हुए अंधेरे में इधर उधर देखने की कोशिश की। मुझे तो पता भी नहीं कि हम अंधेरे में कहाँ चले आए हैं। दोनों को ही पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उन्हें पता नहीं था कि ये कौन सी जगह थी। काफी देर वहां से बैठे रहने के बाद सोहन वहां से उठ गया और कालू से कहने लगा, चल अब चलते हैं, काफी देर हो गई है। पुलिस चली गई होगी, पर कालू की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसे शराब और नशे की आदत थी और अब इतना दौड़ने के बाद उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी।
उसने सोहन को बताया कि उसकी छाती में दर्द हो रहा है और इसलिए उसने उसे कुछ देर और रुकने के लिए कहा। सोहन ने लाइटर जलाकर कुछ देर यहाँ-वहाँ घुमाते हुए कहा, चल बाहर कहीं रुकते हैं, यहाँ मुझे घुटन सी हो रही है। एक अजीब सी बदबू है हर तरफ यहाँ अंदर। कालू ने सोहन का हाथ पकड़ा और हाथ के सहारे उठ खड़ा हो गया। कालू ने अपना सारा बोझ सोहन पर डाल दिया था। यार, शरीर एकदम से अकड़ गया है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो सोहन ने उसे कहा, तो ठीक है यहीं रुक, मैं बाहर देख कर आता हूँ। कालू वहीं पर बैठ गया और फिर अचानक कहीं से एक दरवाजे की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनकर वो दोनों भी शांत होकर बैठ गए। सोहन ने लाइट बुझा दी और दोनों कहीं छुपकर एक जगह पर बैठ गए। 2-4 मिनट एकदम शांति से गुजरने के बाद कालू ने कहा, कहीं पुलिस अंदर तो नहीं आ गई? सोहन एकदम से उठते हुए दरवाजे के पास चला गया और वहां से दाएं-बाएं झाँककर देखा। देखा तो कमरे की दाईं तरफ एक लंबा सा कॉरिडोर था और वहां पर एक ट्यूबलाइट जल रही थी, जिसकी हल्की पीली रोशनी बस उस कोने तक ही सीमित थी। सोहन ने अपनी आंखें बारीक करते हुए उस कोने की तरफ गौर से देखा और उसी पल कॉरिडोर के आखिरी छोर में से कोई चलकर एक कमरे से दूसरे कमरे में चला गया। सोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो चुपचाप अंदर आ गया। उसने धीरे से उस कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की। दरवाजा बंद होते हुए बहुत जोर की आवाज कर रहा था और इसलिए उसने उसे आधा ही बंद किया और पीछे कालू के पास जाकर बैठ गया। सोहन ने कालू को पीछे की दीवार की तरफ खींचा और कहा, यहाँ कोई है। अभी-अभी मैंने एक कमरे से दूसरे कमरे में किसी को जाते हुए देखा। कालू ने फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, कहीं पुलिस तो नहीं? मुझे नहीं लगता पुलिस है। अगर पुलिस होती तो अब तक वो हमें इधर-उधर ढूंढ रही होती। लगता है वहां पर कोई लड़की थी। उसके ये बात सुनकर कालू हैरान हो गया और उसने सोहन से बोला, लड़की? और ऐसी जगह में? और वो भी इतनी रात को? सोहन ने पीछे की तरफ पिछली दीवार से लगकर बाहर झाँक कर देखा। कोई हमें यहाँ देखे इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। सोहन फिर से बिना आवाज किए दरवाजे के पास गया। कालू भी उसका हाथ पकड़कर उसके पीछे-पीछे जा रहा था। दरवाजा आवाज ना करे इसलिए आधे खुले हुए दरवाजे से वो बोझ बचाकर वहां से बाहर निकले और उसी दीवार से सटकर दाईं तरफ चलने लगे। दोनों बहुत शांति से दरवाजे के पास पहुंचे। देखा तो वहां का दरवाजा बंद था। सोहन ने गुस्से में कहा, अब ये दरवाजा किसने लगाया? कालू ने पीछे की तरफ अंधेरे में देखते हुए कहा, "अ, अपने आप बंद हुआ होगा।" सोहन ने लाइटर निकाली और उसने उसे जलाते हुए देखा कि वहां एक बहुत बड़ा दरवाजा था, जैसा कहीं अस्पतालों में होता है, और वो दरवाजा बंद था। उस पर लोहे की मोटी सुलाखें चढ़ी हुई थी और उन सुराखों पर एक जंग लगा हुआ मोटा सा ताला लगा हुआ था। वो देख सोहन गुस्से में गाली बड़बड़ाने लगा। वो सुनकर कालू ने पूछा, क्या हुआ? साला कौन यहाँ ताला लगा गया? कालू ने उस तरफ देखा और कहा, लेकिन जब हम यहाँ से अंदर आए थे तो यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं था, तो ये ताला कैसे लग सकता है? सोहन भी थोड़ा सोच में पड़ गया। तुम्हारी बात सच है, मैंने भी देखा था, यहाँ कोई दरवाजा नहीं था। और उसी पल उन्होंने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। कालू ने देखा तो कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में वही पीली ट्यूबलाइट जल रही थी और फिर उसने भी उसी समय कॉरिडोर में से एक कमरे से दूसरे कमरे में किसी को आते जाते देखा। वो अपनी आंखें बड़ी-बड़ी करके बस उस तरफ देखता ही रहा।
और फिर वो ट्यूबलाइट झपकने लगी। वो देख सोहन ने लाइटर बुझा दिया और फिर दोनों वापस उसी कमरे में चले गए जहां वो पहले छुपे हुए थे। दोनों की हालत अब खराब हो चुकी थी। कमरे में जाते ही सोहन वहां से कमरे में टटोलने लगा। वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। कमरे में एक खिड़की थी, लेकिन उस पर भी लोहे की मोटी मोटी ग्रिल लगी हुई थी। सोहन अब गुस्से में चिल्लाने लगा, साला आखिर ये जगह है क्या? सोहन ने उस कमरे का दरवाजा फिर से एक बार धीरे धीरे बंद किया और फिर कालू से कहा, कमरे में कुछ ढूंढो, कोई ना कोई काम की चीज जरूर मिल जाएगी। तो दोनों लाइटर की रोशनी में यहाँ वहाँ ढूंढने लगे और एक एक चीज को बारीकी से देखने लगे। और जब उन्हें महसूस हुआ कि जिस दीवार के पास वो छिपे थे, असल में वो कोई दीवार नहीं थी, वो एक चबूतरा था जहाँ शव की चीर-फाड़ की जाती है। वहीं एक तरफ चीर-फाड़ के औजार रखे हुए थे। दीवारों पर इंसानी शरीर की विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी हुई थी, जो कि वक्त के साथ-साथ काली पड़ चुकी थी। हर तरफ धूल थी, मिट्टी थी और कुछ जगहों पर काई चढ़ी हुई थी। वो सब देख कालू ने कहा, अबे ये कोई अस्पताल लगता है। सोहन ने हर चीज को गौर से देखते हुए कहा, ये अकेला अस्पताल नहीं है, बल्कि चीर घर है। यहाँ लाशों की चीर फाड़ की जाती है। मैंने फिल्मों में देखा है, ऐसा ही होता है। मैंने उसमें भी ऐसे ही पर्दे देखे थे। ये सब उसी के जैसा है, लेकिन ये जगह को देखकर लगता है कि ये काफी सालों से बंद पड़ी है। तभी मैं सोचूं कि मैंने जिस लड़की को देखा था, उसने सफेद कपड़े क्यों पहन रखे थे? वो नर्स थी शायद। कालू सवालिया नजर से सोहन की तरफ देखने लगा। और वो नर्स यहाँ रात पाली में आई होगी और हमें देखकर डर गई होगी। ये बात सोचकर वो दोनों खुश हो रहे थे। तभी उनके कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। उन्हें बाहर की तरफ से कोई आवाज आई। देखा तो उसी टाइम उस मुर्दा घर की और उस कॉरिडोर की लाइट चालू हो गई। वहां सब तरफ लाइट चालू हो गई थी, लेकिन रोशनी इतनी तेज नहीं थी। बाहर हल्की पीली और बहुत धुंधली रोशनी थी। हर तरफ कुछ धुआं सा फैला हुआ था और कहीं से कुछ करकराने की आवाज आ रही थी। कालू ने फिर से नीचे बैठते हुए कहा कि लगता है इस तरफ कोई आ रहा है। सोहन और कालू फिर से दोनों उस चबूतरे के पीछे छिप गए। दोनों वहां पर छुपकर देखने लगे। वहां पर एक व्हील चेयर थी, जो कि अपने आप ही चलते चलते कहीं जा रही थी और वो उसी की आवाज थी। वो व्हीलचेयर अपने आप ही कमरे के दरवाजे से आगे बढ़ी और वो दोनों हक्के बक्के रह गए। उस व्हीलचेयर के पीछे कोई नहीं था, वो अपने आप ही जा रही थी। अब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि ये कोई अस्पताल ही है और वो वहां चुपचाप ही बैठे रहे। कुछ देर बैठे रहने के बाद वहां सोहन ने कहा, चल बाहर चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रुकना। कालू ने उसके कंधे को पकड़कर फिर से उसे नीचे बिठाया। चलते हैं? कहाँ चलते हैं? दाईं तरफ का दरवाजा बंद है। बाईं तरफ क्या है, कौन है, पता नहीं। लाइट किसने चालू की, पता नहीं। और ये स्ट्रेचर कौन ले गया, पता नहीं। सोहन ने उसकी बात को बीच में ही तोड़ दिया। स्ट्रेचर नहीं, व्हील चेयर। हाँ हाँ, जो कुछ भी था। और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही घटिया सी बदबू आ रही है और किस चीज की है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सोहन ने कालू को शांत करते हुए कहा, जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें आगे क्या करना है। वैसे भी मेरे पास एक चाकू है, कुछ भी इधर उधर हुआ तो सीधा अंदर कर देंगे। ऐसा कहते हुए सोहन ने चाकू निकालकर कालू को दिखाया। तब कहीं वो सोहन के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। उन्होंने उस दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो उस कॉरिडोर में हल्की सी लाइट जल रही थी और कुछ लाइट झपक रही थी।
उनमें से कुछ लाइटों में हल्की सी जर्र की आवाज आ रही थी। हर तरफ किसी तरह का सफेद धुआं फैला हुआ था, जिससे वो आगे का कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। सोहन ने चाकू को एकदम कस के पकड़ लिया। कालू को उसने अपने पीछे आने के लिए कहा। बाहर की हवा में नमी थी और एक ठंडापन था। उन्हें अब तक इस बात से डर नहीं लगा था, क्योंकि उन्हें अब तक इस बात का पता ही नहीं था कि वो किस जगह पे फंस गए हैं। रात आधी से अधिक गुजर चुकी थी। अब वहां पर ठंड बढ़ने लगी थी। वो दोनों आहिस्ता से संभल संभल कर आगे चल रहे थे। आगे जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि वहां का धुआं और घना होता जा रहा है। सब तरफ बस सफेद धुआं नजर आ रहा है। उस हंसने की आवाज को सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ने एक साथ आवाज की दिशा में पलट कर देखा, लेकिन उन्हें पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो कुछ देर रुककर उस आवाज को पीछे देखते रहे। तब कालू ने फुसफुसाती आवाज में फिर से कहा, तुम्हें यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा? जब हम यहाँ आए थे तो सब कुछ नॉर्मल था। मतलब ये जगह एक खंडर जैसी थी, बेजान सी। पर जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा है, ये जगह मुर्दा से जिंदा हो रही है। और अब तो ये अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई पड़ रही हैं और ये घटिया सी बदबू भी बढ़ती चली जा रही है। कालू की बात को सुनकर सोहन भी सोच में पड़ गया और उसने कालू से कहा, हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिल जाएगा। और फिर वो जहाँ से आए थे उस तरफ मुड़ गए। इस बार वो तेजी से चलने लगे और फिर से आकर उस दरवाजे पर रुक गए जो बंद था। दरवाजे पर लगे छोटे कांच को तोड़कर वो दूसरी तरफ झांकने लगे और बाहर अंधेरे में आवाज देने लगे, कोई है? हमें यहाँ से बाहर निकालो। कोई है? हमारा यहाँ दम घुट रहा है। वो जगह इतनी छोटी थी कि वहां से सिर्फ सिर बाहर निकल सकता था। उन्होंने अपने पीछे से फिर से वो हंसने की आवाज सुनी। दोनों एकदम शांत खड़े हो गए। फिर उस धुएं में से कहीं से चरमराने की और उस व्हील चेयर की आवाज आने लगी। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। अब धुआं थोड़ा कम हो गया था और तब सोहन ने कहा, चलो हम उस तरफ चलते हैं। वहां जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। लेकिन कालू अब डर गया था। उसने घबराकर कहा, नहीं, अब मुझे नहीं जाना। मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं जाने वाला। और वो जोर जोर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। उन सलाखों को खींचने लगा और ताले को पटकने लगा और चिल्लाने लगा कि हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो, हम यहाँ फंस गए हैं। उसकी इस हरकत पर सोहन ने उसे शांत करने की कोशिश की और उसी वक्त उन्होंने अपने पास से एक डरावनी आवाज सुनी। आवाज को सुनकर कालू शांत हो गया और खड़े खड़े कांपने लगा। सोहन चाकू को पकड़कर एकदम सीधा खड़ा हो गया और कालू ने देखा कि उस धुएं में से एक आदमी एक अजीब सी आवाज करते हुए उनकी तरफ आ रहा है। उसका चेहरा बहुत भयानक था, एकदम सफेद, आंखें लाल थी, हाथ पैर और चेहरे का मांस सड़ा हुआ था। जैसे ही वो भयानक सा दिखने वाला आदमी उस पर झपटा, कालू घबराकर नीचे गिर पड़ा। उस भयानक से दिखने वाले आदमी ने कालू पर हमला कर दिया था और उस वक्त दिनेश को कुछ समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने अपने हाथ के चाकू से सीधा उस पर वार करना शुरू किया। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसी हालत में उसने उस पर कई बार वार किए। उनमें से कुछ बार जमीन पर लगे और कुछ दीवार पर लगे और कुछ उस आदमी पर। लेकिन जब सोहन ने अपनी आंखें खोलकर देखी तो वो सारे बार कालू के कंधे पर और चेहरे पर लगे हुए थे। वो दर्द से कराह रहा था। उसके हाथों से खून निकल रहा था
और जिस आदमी पर उसने हमला किया था वो कहीं नहीं था और वो वहाँ से कब गायब हो गया उसे पता भी नहीं चला। सोहन भी वहाँ पर खून देखकर एकदम हड़बड़ा गया था और उसने कालू को उठाया। देखा तो कालू की सांस फूल गई थी। कल्लू, ये क्या कर दिया मैंने? और उसी वक्त उसे उस व्हील चेयर की आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगी। सामने के धुएं में से एक खूबसूरत नर्स व्हील चेयर लेकर वहां पर आ गई और उसने दोनों को एक एक कर घूर कर देखा और फिर सोहन की तरफ देखते हुए कहा, उठाओ इसे और फिर व्हील चेयर पर बिठा दो। वो नर्स कुछ बड़बड़ा रही थी। पता नहीं लोग यहाँ क्यों चले आते हैं। उन्हें इतना भी पता नहीं कि ये कोई अस्पताल नहीं है, ये मुर्दा घर है और यहाँ बस मुर्दे रहते हैं। वो नर्स बस अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। सोहन ने कालू को उठाकर व्हील चेयर पर रख दिया और उस नर्स को कहने लगा, किसी ने हम पर हमला किया है और वो बहुत अजीब था। मतलब इंसान जैसा था लेकिन इंसान नहीं था। वो नर्स चुपचाप ऐसे चलती रही जैसे कि सोहन की उसे कोई भी बात सुनाई ना दे रही हो। वो कालू को धुएं से दूसरी तरफ ले जा रही थी। माहौल वैसा का वैसा था। सब तरफ धुआं था। ठंड बहुत बढ़ चुकी थी। वहां कॉरिडोर की लाइट धुंधली सी जल रही थी। सोहन उसके पीछे बड़बड़ाता हुआ जा रहा था और वो थी कि एकदम चुपचाप चल रही थी। फिर चलते चलते वो बीच में ही कहीं एक दरवाजे के पास रुक गई। वहां रुकते ही उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। सोहन की बड़बड़ तब भी शुरू थी। हम बस यहाँ छिपने के लिए आए थे, चोरी करने के लिए नहीं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ आए तो देखा कि नर्स ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरकर चुप रहने का इशारा किया और एक बहुत ही अजीब सी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हें मरना होगा। उसी टाइम वो व्हीलचेयर अपने आप ही कमरे के अंदर चली गई और वो दरवाजा भी धड़ाम से बंद हो गया। सोहन बस कालू कालू कहकर चिल्लाता रहा। उसने मुड़कर नर्स की तरफ देखा तो जो नर्स पहले उसे खूबसूरत दिखाई दे रही थी, उसका अब कोई चेहरा नहीं था। उस जगह पर बस एक काला गहरा गड्ढा था। वो देख सोहन की आवाज निकलनी बंद हो गई और वो वहां से भागता हुआ आगे कहीं चला गया। अब उसे समझ आ गया था कि ये सब सच नहीं है। वो दोनों कहीं भूतिया जगह पर फंस गए हैं। अब कालू की जान खतरे में है। भागता हुआ वो इधर-उधर दरवाजों को टटोल रहा था, कोई चीज ढूंढ रहा था। वहीं पास उसे एक लकड़ी का बोर्ड पड़ा हुआ मिला। उसने उस लकड़ी के बोर्ड में से लकड़ी खींचकर निकाली। उस लकड़ी को उठाकर सोहन जोर-जोर से दरवाजे को पीटने लगा। दरवाजा खुला तो देखा कि कालू उसी चबूतरे पर लेटा पड़ा था जहां पर लाशों का पोस्टमार्टम किया जाता है। उसकी पथराई आंखें कमरे की छत को घूर रही थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसकी हालत देख सोहन उसे वहां से उठाने चला गया और उसी पल किसी ने पीछे से आकर सोहन के सिर पर वार किया। सोहन वहीं पर फर्श पर गिर पड़ा और झटपटाने लगा। उसकी हालत किसी लकवा मारे इंसान की तरह हो गई थी। वहां पर जो भी कुछ हो रहा था वो साफ साफ देख पा रहा था, लेकिन वो अपने शरीर को हिलाने में नाकाम था। वो वहीं पर पड़ा रहा। तब उसने देखा कि कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। किसी ने उसे उठाकर व्हील चेयर पर रख दिया और कोई उसे पीछे से धकेलते हुए उस कमरे से बाहर ले गया। बाहर जाते ही कमरे का दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। अब वो उस लंबे कॉरिडोर में था और कोई उसे पीछे से धकेलकर कहीं ले जा रहा था। उसकी हालत इतनी कमजोर थी कि वो पीछे मुड़कर देख भी नहीं पा रहा था कि पीछे कौन है। और तभी
वही शब्द उसके कानों में पड़े, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सड़न की बदबू बढ़ती ही जा रही थी और लाइट की चर-चर की आवाज़ उसमें और डर पैदा कर रही थी। उसके हाथ-पैर डर के मारे थर-थर काँप रहे थे और तभी कहीं से उसे एक अजीब-सा शोर आता सुनाई दिया, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ रो रहे हों, चीख रहे हों, चिल्ला रहे हों। उस आवाज़ को सुनकर उसका शरीर और भी ठंडा पड़ने लगा। फिर कोई उसे बड़े से हॉल जैसे कमरे में ले गया। वहाँ उसने किसी तरह अपनी गर्दन को उठाकर देखा। वहाँ अंदर बहुत सारे लोग खड़े थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी थे और सभी दीवार की तरफ मुँह कर कर खड़े थे। सोहन ने अपनी नज़र घुमाकर हर तरफ देखा। हैरानी की बात ये थी कि वो सब इस तरह खड़े थे जैसे कि उन्हें दीवार पर किसी खूंटे पर टांग दिया हो। किसी के भी पैर जमीन पर नहीं थे। वो नज़ारा देखकर सोहन ने एकदम कुर्सी से उठने की नाकाम कोशिश की। वो बैठे-बैठे झटपटाने लगा क्योंकि अब उसे उसकी आंखों के सामने अपनी मृत्यु नजर आ रही थी। वो उठने की कोशिश में नीचे फर्श पर गिर पड़ा। उसके पीछे कई सारे लोग खड़े थे। किसी का शरीर चीरा गया था, किसी की छाती तो किसी का सर। किसी के चेहरे पर हर तरफ टाके लगाए गए थे। किसी की आंखें गायब थी तो किसी ने अपना टूटा हाथ दूसरे हाथ में पकड़ रखा था। कोई बिना पैरों के हवा में लटक रहा था। वहाँ हर तरह के लोग थे और सोहन उन सब लोगों के बीच में अकेला था। उन्हें देख उसके मन में डर बढ़ता ही जा रहा था। वो उनसे बचने के लिए अंदर ही अंदर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर उससे जरा भी हिला नहीं गया। उसके दिमाग पर इतना बोझ पड़ा कि वो धीरे-धीरे बेहोश होता गया। जब उसे होश आया तो वो किसी अस्पताल में था और वहाँ पर भी उसे नर्स को देखकर और आस-पास के लोगों को देखकर धक्का लगा। उसके दिमाग में डर इतना हावी हो गया था कि वो सच में एक अस्पताल में है। ये बात समझने में उसे 4 दिन लगे। उसका साथी कालू तब आईसीयू में था। उसके भी शरीर पर हर तरफ बार हुए थे और उसकी छाती को बीच में से चीरा गया था। जब सोहन ठीक हुआ तो उसे पता चला कि पुलिस उन्हें ढूंढते हुए ही रात में वहां पर पहुंच गई थी। जब पुलिस उन्हें ढूंढती हुई अंदर गई तो उनकी वो अधमरी हालत देखकर पुलिस ने ही उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। पुलिस का ये कहना था कि सोहन ने अपने ही चाकू से कालू को मारा था और उसी चाकू से उसकी छाती को चीरने की कोशिश की थी। लेकिन ऐसा पुलिस सोचती थी, लेकिन वो भी पुलिस ही थी जो ऐन टाइम पर वहां पर पहुंची थी और इसलिए उन दोनों की जान बच गई थी। तो ऐसा था सारा मामला। ये थी वो सारी घटना जो सोहन ने सुनाई थी। कालू तो अभी तक सदमे में ही था, लेकिन जब उन्हें पुलिस थाने में लाया गया, तब भी वो डरे-डरे से रहते थे। किसी से बात भी नहीं करते थे। अब पता नहीं वो सब सच भी था या नहीं, या फिर उन्होंने कानून से बचने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी बनाई थी, या फिर वो दोनों कुछ भी नाटक कर रहे हों। लेकिन कुछ भी हो, वो कहानी एकदम डरावनी थी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।